हेलो सोल्जर, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल SKC डिफेंस एकेडमी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतरीन लेवल से अपना एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपका अपकमिंग एग्जाम एयर फोर्स है, कोस्ट गार्ड है दिसंबर में, नेवी है, एनडीए भी नेक्स्ट ईयर होगा। ये अपना फुल फुल पीरियड में होता है, मतलब एक उसका शेड्यूल जो है, उसका टाइम टेबल मेरे भाई फिक्स है कि साल में 2 बार एनडीए का होता है, एक बार अप्रैल में, एक बार अक्टूबर या नवंबर सितंबर में करीब होता है। ठीक है, तो आप बेहतरीन लेवल से तैयारी कर रहे होंगे। मैं फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं बेहतरीन लेवल से, पर डे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं पीवाईक्यूज को, और बेहतरीन लेवल से अपने कॉन्सेप्ट को फोड़ रहे हैं। सूरज पर डे पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, 1D 2D, जहाँ तक कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फिनिश कर दिए। और आज हम फ्रिक्शन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, फ्रिक्शन भी कल हमने बेहतरीन लेवल से स्टार्ट किया था, कल हमारा फर्स्ट क्लास था। तो आई होप आप सभी ने उसे देखा होगा। आप प्लीज़ उसे शेयर कर दीजिएगा, एक कमेंट बिल्कुल कीजिएगा कि कैसा लगा था आपको क्लास। ठीक है, आज हम लोग सोल्जर्स पार्ट 2 देखेंगे फ्रिक्शन का। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे जय हिंद का कमेंट कर दे। जय हिंद सर, वी आर रेडी। आज का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए सर हम लोग रेडी हैं। और एक बार जितना हो सके वीडियो को एक बार आप फटाफट शेयर कर दीजिए अपने हर सोशल ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह मेरे भाई। तो हल्का मजा आ जाए कि संतोष सर आ जाए फिजिक्स का जबरदस्त लेवल पे कॉन्सेप्ट को फोड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बेहतरीन चैप्टर है। कल ही मैंने बताया था फ्रिक्शन 2 नंबर के क्वेश्चन आपके डिफेंस एग्जाम में देखने को मिलता है मेरे भाई। तो प्लीज़ इसमें रिस्क ना ले। आपका फिजिक्स का हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो जैसे जैसे अपने हम सिलेबस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन हो जाएगा, फिर वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करूंगा, फिर ग्रेविटेशन है, फिर SHM है। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा, तो आपको मैं बार बार कहने की नहीं जरूरत है कि आप जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसको आप रिवाइज बिल्कुल कीजिएगा एक बार बिल्कुल। और किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ पूछा कीजिए। मैं आपको कितने बार बोल चुका हूँ, हेल्पलाइन नंबर पे पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा जब मेरे पास टाइम होगा। ठीक है, तो क्या आप रेडी हैं मेरे सोल्जर्स? एक बार वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट। और क्या सारे बच्चे को आपने बुला लिया है? तो प्लीज़ पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। अभी तो हम लोग जितना बोलूँगा ध्यान से सुनना है, कान और हाथ यही 2 चीज़ चलना चाहिए। कमेंट ऑफ रखना है, जब बोलूँ तब कमेंट करना है। कान से ध्यान से सुनना है, और जब मैं बोलूँ तो हाथ चलाकर लिखना है बस, और कहीं आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। 1 घंटा आप सिर्फ मेरे हवाले कर दो, आपका फुल कॉन्सेप्ट यहाँ से वहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ तो आप बोलना। ठीक है, और डेली होता भी है तो ध्यान से सुनिएगा। पूरा विजिबल है, क्लियर है कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए। और लाइट वाइट सारा चीज़ ठीक है कि नहीं, किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, टेक्निकल आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो अब सोल्जर्स वी आर रेडी। क्या आप रेडी हैं कॉन्सेप्ट फोड़ने के लिए, फ्रिक्शन? और मेरे भाई अगर न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर नोटिफिकेशन, वो आपके रिजल्ट का हो या आपके सिलेबस का हो या स्ट्रैटेजी का हो या कंटेंट का हो, सबसे ऑथेंटिक और सबसे पहले इसी चैनल पे आता है। ठीक है, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल सोल्जर्स कहाँ थे हम लोग बताइए? अब आइए फटाफट बताइए, कल के क्लास में हमने लास्ट टॉपिक कहाँ पे फिनिश किया था? तो जहाँ तक मुझे याद है तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, घर्षण गुणांक। कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है मेरे भाई? म्यू इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फॉर्मूला को हमने डिराइव किया था। फिर पढ़े थे कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो नेचर और मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो सरफेस स्मूथ है या रफ। अगर सरफेस स्मूथ है तो वहाँ पे घर्षण गुणांक का बल वैल्यू कम होगा। अगर आपका सरफेस रफ है तो वहाँ पे घर्षण गुणांक का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो वो नेचर और नेचर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है कि जिस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट मोशन को रेसिस्ट कर रहा है, उसको किस किस ओरिएंटेशन में रखा गया है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या एंगल इंक्लाइन पे, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ नेचर और नेचर के मटेरियल पे डिपेंड करता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
तो इसी के साथ मैंने क्लास को कल एंड किया था, यस या नो। आज हम लोग न्यू टॉपिक के साथ पढ़ेंगे अपना काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट कीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया था कि नहीं, कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है तब आपका जो फ्रिक्शन लगता है, तो वो फ्रिक्शन कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कैसे लगता है, जब हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि जब आपका फोर्स लगता है तब आपका फ्रिक्शन आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन आपके इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये तो आपने कल समझ लिया था। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा गया है तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है मेरे भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे कल मैंने बोतल का एग्जांपल देके समझाया था कि एक टेबल है, उस टेबल से अगर आपको बोतल को एक जगह से दूसरे जगह पे रखना है तो वहां पे क्या क्या हमें देखने को मिला था कि उस बोतल को अगर इस टेबल से हटाना है तो हमें लगभग 4 न्यूटन से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो बोतल है टेबल के सरफेस को छोड़ेगा। अगर हम लोग पहले हमने देखा था आपने कि बोतल पे हमने 1 न्यूटन का बल लगाया था बट आपका बोतल मूव नहीं किया था। क्यों? क्योंकि जब आपने उस बोतल पे 1 न्यूटन का बल लगाया था तो बोतल का जो सरफेस या जो टेबल का सरफेस जो इंटरलॉक है, जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, वो फ्रिक्शन लगाए आप पे उसी अमाउंट में जिस अमाउंट में आपने उस पर बल लगाया 1 न्यूटन। इस वजह से एक्शन रिएक्शन लगा जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के थे तो कैंसल आउट ईच अदर हो गए और यहाँ पे आपका बोतल नहीं मूव कर पाया। फिर जैसे हम लोग उस बोतल पे लगाने के लिए जब 4 न्यूटन का बल फोर्स तक पहुंचे तो उसको हमने दिया नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है मेरे भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या है, अधिकतम सीमांत है, मैक्सिमम वैल्यू है। अगर 4 न्यूटन से आप अधिक बल लगाइएगा तो आपका बोतल मोशन में आ जाएगा। मतलब जब तक आप 4 न्यूटन का बल लगाइएगा तब तक आपका बोतल वहां से मूव नहीं करेगा। वो आपको, जैसे आपने उस बोतल पे 4 न्यूटन का बल लगाया तो बोतल ने और टेबल के सरफेस ने उन दोनों में भी 4 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगा जिस वजह से बोतल मूव नहीं कर पाया। तो 4 न्यूटन क्या है, वो उसका मैक्सिमम वैल्यू है किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का। और वही मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएल। कम क्लियर किया था। और अगर 4 न्यूटन से आप ज्यादा बल लगाइएगा तो बोतल क्या है, मोशन में आ जाएगा। अब मोशन में जब आ जाएगा तो वहां पे दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो मोशन को अपोज करता है, उसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण बल, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो क्या टॉपिक आपका रिकॉल हुआ कि नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। फिर हमने पढ़ा था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होते हैं, जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। जितना ही बॉडी, जितना ही ऑब्जेक्ट जितना हेवी रहेगा उतना ही उस पर ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। जैसे हमें अगर फ्लोर पे, फर्श पे अगर सोफा रखा गया है और सोफा को अगर हटा के दूसरे रूम में रखना है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो एक आदमी से तो उठेगा नहीं, क्योंकि उसको उठाने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 1-2 बंदा को और चाहिए, तब ना सबका फोर्स मिलकर उस कंबाइन होकर फोर्स का कम्बिनेशन होगा, तब जाके आपका सोफा फर्श के कांटेक्ट को छोड़कर दूसरे सरफेस तक पहुंचेगा। तो दैट मीन्स जितना ही ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उतना ही उस पर ओपोजिंग फोर्स का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, उतना ही अमाउंट में लगेगा ओपोजिशन फोर्स, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
जब से आपने देखा बोतल को आपने हटाया, डिस्प्लेस किया, वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा तो उसका वैल्यू कम था, 4 न्यूटन का बल लगा। अगर आप 4 न्यूटन से ज़्यादा बल लगा दिए, सपोज वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो आपका बोतल मोशन में आ गया था। बट अगर हमें भारी अलमीरा है, सोफा है, ट्रंक है, अगर उसको किसी फर्श से, जमीन से अगर हटा के दूसरे कहीं रखना है, तो वहां पे 4 न्यूटन बल से काम नहीं चलेगा, वहां पे 50-100 बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि भारी ट्रंक है। क्या आप अकेले उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उसके लिए 2-3 आदमी का जरूरत पड़ेगा। तो वही, जितना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, उतना ही अमाउंट में फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू भी ज्यादा होगा। मास ज्यादा होगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल होता है। जितना अमाउंट में आपके वेट के अकॉर्डिंग जितना फोर्स लगता है नीचे की ओर, वही ना आपका होता है mg, W इक्वल टू mg, तो उसी का वैल्यू होता है n इक्वल टू mg। ठीक है, ये हमने कल बेहतरीन लेवल से डिस्कस किया था कि जब आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल है, कोई ही किसी भी सरफेस पे है, तो इस ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स लगता है, एक नीचे की ओर mg और एक आपका ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल है, इक्विलिब्रियम है, तो दोनों क्या है? बैलेंस है। तो दैट मीन्स ये n जो है mg के इक्वल होता है कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल सर होता है। तो इसीलिए n जो है मास के भी प्रोपोर्शनल होता है। जितना ही ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, उतना ही अमाउंट में फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, उतना ही अमाउंट में वो मोशन को ओपोज करेगा मेरे भाई। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट इज क्लियर? सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई? एक बार बता दीजिए। अब आइए सेकंड फ्रिक्शन पढ़ा जाए। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है मेरे भाई? नाम से ही क्लियर है कि जब आपका ऑब्जेक्ट गति में आ जाता है, क्योंकि काइनेटिक मतलब क्या होता है? गति। तो जैसे आपने उस बोतल पे 4 न्यूटन से अधिक बल लगाया, तो वो बोतल क्या है? मोशन में आ गया। तो ऐसा थोड़ी है कि जब वो मोशन में आ गया तो वहां पे उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं, जब मोशन में आ रहा है तो वहां भी उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, वहां भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, एक बात आप कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो इंटेंसिटी होगा, जो लगाने का जो ओपोजिशन बल होगा, वो स्टैटिक से कम होगा। ये बात आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है, रेस्ट से जब उसको मोशन में करवाना है, तो वहां पे आप देख रहे हैं ज्यादा हमें बल लगाने की जरूरत पड़ रहा है। ज्यादा बल लगा रहे हैं तो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है उसी अमाउंट में। आप देख रहे हैं 1 न्यूटन लगा रहे हैं तो उसी अमाउंट में फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है 1 न्यूटन में। 2 न्यूटन लगा रहे हैं तो 2 न्यूटन लगा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। 3 न्यूटन लगा रहा है तो 2 न्यूटन लगा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। 4 लगा रहा है तो 4 लगा रहा है। और जैसे ही आप 4 से ज्यादा वैल्यू बढ़ जा रहे हैं, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू 4 ही है। तो 4 से आप जैसे ही ज्यादा बढ़े तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में आ गया। वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क नहीं करता है, वहां पे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। इसका जो इंटेंसिटी होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में हो रहा है, तो वहां फ्रिक्शन जो लगता है वो इतना ज्यादा नहीं लगता है बट स्टैटिक से कम लगता है। ये आप फील कर सकते हो मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर इसका डिफिनेशन लिखा जाए, इसको हम लोग बोलते हैं एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यहां पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ओवर अदर सरफेस, दूसरे सरफेस की ओर, जब एक ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है एक सरफेस से दूसरे सरफेस की ओर, देन द opposition force came is called काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगता है, वहां पे जो मोशन को ओपोज करता है, तो वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ के। ठीक है, तो क्या मेरे भाई बताइए यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम है? तो फिर एक और पॉइंट होता है कि जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, सेम वे में ये भी आपका
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हमने फॉर्मूला बताया था कि नहीं कल, FL इक्वल टू म्यू नॉट म्यू एस एन, कल ये फॉर्मूला आया था कि नहीं। सेम वे में भी यहाँ भी कॉपी पेस्ट होगा। F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जितना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट मोशन में करेगा उतना ही अमाउंट में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बट स्टैटिक से कम। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे म्यू एस आया था, यहाँ पे बस म्यू के आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो घर्षण गुणांक आएगा वो काइनेटिक में आएगा, उसका वैल्यू यहाँ पे स्टैटिक में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन आएगा, म्यू के आएगा। तो एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, एन क्या है आपका mg के इक्वल है। तो क्या यहाँ तक समझ में आए कि नहीं, मुझे आप प्लीज बताइए कमेंट करके। यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। फिर यहाँ भी म्यू के का अगर यूनिट निकाले तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस आएगा सेम वे में, क्योंकि यहाँ भी म्यूएस का जो यूनिट है डायमेंशन निकाले थे कुछ नहीं आया था, यूनिट न्यूटन से न्यूटन कट गया था, तो यूनिटलेस और आपका क्या है डायमेंशन लेस है आपका, ठीक है। यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन उसके मटेरियल, उसके जो मटेरियल है उसके नेचर पे ही डिपेंड करेगा, उसके सरफेस पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, सेम वे होगा। मतलब म्यूएस और म्यूके का जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो सारा चीज सेम है, बट एक ही अंदर यहाँ पे म्यूएस है क्योंकि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इसलिए यहाँ पे म्यूके आया है और कोई चीज चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम है? तो इसी तरह से आपका काइनेटिक फ्रिक्शन भी आपने समझ चुका, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टैटिक फ्रिक्शन से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल दीजिएगा। मैं ये बताना कल भूल गया था, आज बता देता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन, भले मैं इसको आपको समझा दिया था बट लिख नहीं पाया था, वो आज लिख भी देता हूं। इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है मेरे सोल्जर्स, वो आपका सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। जो आपका ये स्टैटिक फ्रिक्शन है सेल्फ एडजस्टेबल, सेल्फ मतलब खुद से एडजस्ट कर लेता है बल उस पे, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है तो वो खुद से एडजस्ट कर ले रहा है। कैसे एडजस्ट कर ले रहा है, जिस अमाउंट में उस पर फोर्स लग रहा है उसी अमाउंट में वो उसको रिएक्शन भी दे रहा है, जिस वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन आता है। जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कैसा फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टेबल। जो उस पे फोर्स लगता है वो उसको एडजस्ट कर लेता है। एडजस्ट करने का मतलब है जिस अमाउंट पे उसको फोर्स लगता है वो उसको उसी अमाउंट में उस ऑब्जेक्ट पर रिएक्ट कर देता है, एक्शन का रिएक्शन दे देता है, ठीक है। कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए बोलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन होता है। ये आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। बट कब तक एडजस्ट करेगा, जब तक आप उसके मैक्सिमम वैल्यू तक ना पहुंच जाए। अगर आप उस मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस किए तो ये सेल्फ एडजस्टेबल का कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा, वहां पे आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा और वहां पे कौन फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, गति घर्षण बल। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन में आप लिख लीजिएगा, इट इज ए सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो मुझे बताइए यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम है तो। क्या यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम है तो बताइए, अब मैं रफ कर सकता हूं। अब आइए, काइनेटिक फ्रिक्शन मेरे भाई जो होते हैं उनके भी प्रकार होते हैं, उनके भी टाइप्स होते हैं। आइए उनको भी पढ़ा जाए, जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का क्लास से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन
फिक्स है। तो मैं क्या बोला हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन भी जो है उसका भी आपको टाइप्स है। आइए उसको बेहतरीन लेवल से पढ़ा जाए। हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो आपके काइनेटिक फ्रिक्शन में होते हैं मेरे भाई, ये दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक आपका होता है रोलिंग फ्रिक्शन। मैं बोला कि काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो ये तो बात जान गए कि वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो आपका होता है काइनेटिक फ्रिक्शनल। क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि काइनेटिक फ्रिक्शन के भी दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक आपका स्लाइडिंग और एक आपका रोलिंग। क्या ये नाम से क्लियर है? स्लाइडिंग मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। स्लाइड मतलब कि देसी भाषा में समझो घसीट कर ले जाना, उसको स्लाइड। और एक स्लाइड होता है किसी इंक्लाइनेशन पे, किसी भी आपका इंक्लाइनेशन पे ऑब्जेक्ट का स्लाइडिंग, ठीक है, मतलब उसको घसीट कर ले आना, ठीक है, स्लाइड करवाना। एक आपका रोलिंग। रोल मतलब रोल, सर्कुलर शेप में रोल। रोल ऐसे पहिए लगे रहेंगे उनके टायर पे और ऐसे आपने देखा वो नहीं जो होते हैं, मतलब कार वार मतलब जो टायर रहते हैं, तो जब कार चलता है तो ये टायर जो होता है वो आपका रोल करता है रोड के सरफेस पे। तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगता है वो आपका रोलिंग सरफेस या सिलेंडर हो गया। तो हम लोग देखते हैं सिलेंडर को कभी ऐसे रोल करके ले जाते हैं ऐसे ऐसे, कि जिससे वो जो सिलेंडर होता है, जो भारी सिलेंडर जो हम लोग उठाते हैं, तो जैसे कुछ कम दूरी के लिए ले जाते हैं हम लोग, इसको ऐसे नीचे लेटा देते हैं, उसको फिर लात से पैर से उसको रोल करवाते करवाते उसको ले जाते हैं। तो वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन का यूज आएगा। यहाँ पे स्लाइडिंग मतलब किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाना एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे, तो वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। रोलिंग में रोलिंग फ्रिक्शन का, जब आपका ऑब्जेक्ट रोल करेगा एक सरफेस पे दूसरे सरफेस पे, तो वहां पे जो घर्षण बल लगेगा वहां उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो आइए अब एक एक फ्रिक्शन को उसका ऑपरेशन किया जाए बेहतरीन लेवल से। पहला आइए स्लाइडिंग फ्रिक्शन को समझा जाए। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हेडिंग डालिए मेरे सोल्जर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो मैंने अभी आपको समझाया, जब एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस से जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करवा के हम लोग उसको ले जाते हैं, घसीट कर ले जाते हैं, तो वहां पे जो ओपोजिशन फोर्स लगता है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस से जब दूसरे सरफेस पर ले जाते हैं स्लाइड कराते हुए, एकदम ऐसे नहीं होता है किसी एक, मतलब मान लो चलिए आप एक प्लिंग टॉय है, टॉय कार है, उसको उसको रस्सी उसको बांध लिया, उसको पूरा टॉय कार को जो है घसीट कर ले जा रहे हैं, या ये मतलब एक आपका कोई भी एक हेवी ऑब्जेक्ट है, मेटल ब्लॉक है, मेटल का ब्लॉक है, उसको हमने स्टिंग से उसको धागा से बांध दिया, अब लोग उसको हम लोग घसीट कर उस सरफेस से ले जा रहे हैं दूसरे सरफेस पे। तो वहां पर जो घर्षण बल लगता है, क्योंकि वहां पर भी तो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवा रहे हैं तो वहां भी तो ऑब्जेक्ट मोशन में कर रहा है, बट वहां पे स्लाइड हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं
हम लोग उसके काइनेटिक फिनोमेना को आप पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली तो वही ना कर रहे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। तो पहला तरीका स्लाइड करके कर रहा है, दूसरा तरीका रोल करके कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो उसी के टाइप्स पढ़ रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन में ही आपके आएंगे स्लाइडिंग और आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं द opposition force came in nature when one object moves from one surface, when one object slide, आप लिख दीजिए slide from one surface to other surface। जब आपका वैसा विरोधी बल कब आता है, कब उसको देखने को मिलता है, जब आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब स्लाइड करता है दूसरे सरफेस पे, तो वहां पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मतलब टाइप्स आता है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कि वैसा फ्रिक्शनल फोर्स है कब आता है, जब आपका एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस से दूसरे सरफेस में स्लाइड होकर जा रहा है, स्लाइड होकर हम उसको ले जा रहे हैं घसीट कर, तो वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट दिखने को मिलता है। समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? क्या ये समझ में आया कि नहीं, मुझे आप एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बताइए। इज इट क्लियर और नॉट कॉन्सेप्ट को देखिए, किसी तरह का डाउट है तो आप प्लीज पूछिए। क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपको क्यूरी है? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा ओपोजिशनल फोर्स है मेरे भाई, जब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ले जा रहे हैं, बट स्लाइड करवा के ले जा रहे हैं, घसीट कर ले जा रहे हैं, तो वहां पे जो घर्षण बल लगता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। क्योंकि स्लाइड करवा के भी ले जा रहे हैं तो वहां भी मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड कर कर जा रहा है तो वो भी तो गति ही कर रहा है, इसलिए ये काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप में आता है। ठीक है, एक बात मैं बता दूं कि जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स है मेरे भाई, ये तो आप जान गए कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो इन्फ्लुएंस होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, और जब रेस्ट में उसको मोशन में लाना रहता है तो काफी फोर्स लगाना पड़ता है। जितना फोर्स लगाइएगा उतना ही वो मोशन को अपोज करता है, कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। बट जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसको मैंने बोला काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसका इंटेंसिटी स्टैटिक फ्रिक्शन के तुलना में कम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ के लेस देन एफ एस। ये आपका बहुत बार एग्जाम में ऑर्डर भी पूछता है। अभी हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे जब सारा फ्रिक्शनल को पढ़ लेंगे तो, बट अभी तक हम लोग ये लिख सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल से। ठीक है, इसको अदर वर्ड में लिख सकते हैं कि म्यू के भी तब कम होगा म्यू एस से। यस या नो? कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो घर्षण गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो कम होगा कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। क्योंकि एफ के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, और एफ एस भी जो है म्यू एस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर थर्ड आपका पॉइंट बनता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो आपका स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल है वो आपका स्टैटिक हो या काइनेटिक हो उससे मतलब नहीं है, उसका वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए।
अगर आप न्यूमेरिकल्स बना रहे हो, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रहा है तो समझिए कि आपका आंसर गलत है, क्योंकि उसका वैल्यू जो होता है, जो रेंज होता है, वो 0 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो मैं बोला हूँ बेहतरीन लेवल का पॉइंट है। हमें सोजस की पॉइंट को कलेक्ट करना है, की पॉइंट को उस फिर देखना है कि उससे कितने सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोग उसी को बस मैं टारगेट करके चलता हूँ। मैं उतना ही चीज़ लिखवाता हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आएगा, और आएगा, बिल्कुल आएगा, ये मेरा दावा है। आप क्वेश्चन जब एग्जाम देने बैठोगे तो कहोगे मेरे एक एक वर्ड को याद रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल नहीं छूटेगा, ना क्वेश्चन ना ही कंटेंट। बोलोगे सर आप क्वेश्चन तो नहीं करवाते, मैं बोलूँगा बिल्कुल मैं इसी में करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिखा देता हूँ। आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो बहुत है, मैं बोलूँगा बिल्कुल, अगर एक चैप्टर से देखा जाए तो 500-500 हजार क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कोई सीमा नहीं है। सीमा किसका है? कॉन्सेप्ट का सीमा। अगर कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग है तो उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग करोड़ों क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं। ठीक है, बट मैं नहीं बोला हूँ कि मैं इतना ही क्वेश्चन इनफ है, मैं और करवाऊंगा। जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड मिलेगा, आपको ढेर सारा क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो किसी तरह का मेरे सोचने से आप टेंशन ना लीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेहनत तो देख रहे हैं गर्दा लेवल का हो रहा है, टॉप लेवल का मेहनत हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन में दिक्कत हुआ आपको? काइनेटिक फ्रिक्शन का ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ने में नहीं हुआ तो आइए अगला पढ़ा जाए हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। आइए उसको क्यों छोड़ा जाए, रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है। आज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को मेरे सोल्जर्स आप कैसे भी सपोर्ट करके इसको फिनिश कीजिए, तो अगला दिन हम लोग इस चैप्टर को, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। अब मैं ये नहीं कि इसको फास्ट ले जा रहा हूँ, स्लो में ही पढ़ा रहा हूँ। फास्ट ले जाता तो मैं आज ही फिनिश कर देता। ठीक है, तो आइए अगला फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा जाए जो हमारा है रोलिंग फ्रिक्शनल। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है मेरे भाई? जो आपका ऑब्जेक्ट है, कोई स्पेयर है, कोई रिंग है, कोई व्हील है, पहिया है, तो वो जब जो ऑब्जेक्ट जो मैंने बताया स्पेयर है, रिंग है, व्हील है, जब वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे रोल करके जाता है तो वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है। क्या आप ट्रेन में गए हैं तो ट्रेन कहाँ से शुरू होती है? रेलवे प्लेटफॉर्म से बोलेगा। वहां पर क्या होते हैं भाई? पुली होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं? पुली। तो क्या होते हैं, जब बड़े बड़े जो लगेज होते हैं वो क्या करते हैं, एक कार्ट पे रखते हैं, व्हील कार्ट पे, मतलब वो जो बड़े बड़े लगेज रहते हैं, एक कार्ट रहता है, CART कार्ट, उसके नीचे टायर लगे रहते हैं। ठीक है, और उस पर जितना भारी सामान है सब रख देते हैं और फिर उसको रोल करवा के, क्योंकि पहिए लगे रहते हैं, रोल करवा के अपना आराम से ले जाते हैं। तो क्या होता है कि जो नीचे जो व्हील कार्ट के नीचे जो आपके पहिए लगे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, जब एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जा रहे हैं तो रोल कर रहे हैं, तो वहां पे जो घर्षण लग रहा है तो वहां पे भी घर्षण लगेगा, क्योंकि आपका जो कार्ट है एक सरफेस से जुड़ा हुआ है। जब हम लोग मोशन करवा रहे हैं तो वो भी, तो वहां पे भी घर्षण बल लगेगा, क्योंकि जब आपका कार्ट के नीचे जो व्हील लगा हुआ है, जब एक सरफेस से दूसरे सरफेस की ओर जा रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहां पे भी घर्षण लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है? जब आपका ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होता है, दो सरफेस आपस में जुड़ते हैं तो। ठीक है, तो जो कार्ट है उसके नीचे जो व्हील लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं, तो जब वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जा रहा है तो वहां भी फ्रिक्शनल लगता है, बट वहां पे रोलिंग फ्रिक्शनल लगता है, क्योंकि वहां पे जो ऑब्जेक्ट कौन है? व्हील, पहिया जो कार्ट के नीचे लगा हुआ है, वो रोल करके जा रहा है दूसरे सरफेस पे, तो वहां पे रोलिंग लगेगा, ना कि स्लाइडिंग, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट को हम लोग स्लाइड करके नहीं ले जा रहे हैं, घसीट कर नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि उसके नीचे पहिया लगा हुआ है, व्हील, जिस वजह से वो रोल कर रहा है। ठीक है, तो वही जो आपका ऑब्जेक्ट है, कोई एक स्पेयर हो गया, रिंग मान लो, पहिया मान लो, व्हील मान लो, तो वो जो मोशन करता है तो वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है वो आपका होता है
कौन सा? रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। आप तो देख रहे हैं बहुत तरह का, जो आप साइंस जब से डेवलप हुआ है तो बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं, बड़ा आपका ट्रंक हो गया, वहाँ के उसके नीचे भी हम लोग बड़ा बड़ा व्हील लगा दे रहे हैं, जिसको एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग आसानी से उसको ले जा सकते हैं पहिए के मदद से, क्योंकि पहिए लग जाते हैं तो उस फ्रिक्शनल फोर्स उतना अमाउंट में नहीं है। एक जो बड़ा ट्रंक है उसको आप घसीट कर ले जा रहे हैं, पूरा ताकत लगा रहे हैं, पूरा फोर्स लगा रहे हैं। अगर उसके नीचे हम लोग पहिया लगा दे, व्हील लगा दे, तो कितना आराम रहता, आराम से उसको ऐसे अपना रोल करके ले जाते हैं, कितना आसान रहता है। जो हमारा आता है क्या, उसको बोलते हैं लगेज, व्हील नहीं होते हैं, ऐसे आराम से उसको जो नीचे गिरे रहते हैं उसको हम लोग ऊपर उठाते हैं और फिर प्लेटफॉर्म पे पहिए के मदद से हम लोग उसको ले जाते हैं। नहीं आता है एयर लगेज बैग, जिसको बोलते हैं एयर लगेज बैग। पहिए पहिए नहीं उसके नीचे लगे रहते हैं, उसके उस पर हम लोग सामान रखते हैं, उसमें मतलब अपना कपड़ा पर रखते हैं, एयर बैग जिसको बोलते हैं। तो कितना मतलब वहाँ पे क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन का ही कॉन्टेक्ट आता है, क्योंकि हम लोग उसको सरफेस पे रोल करवा रहे हैं, रोल कर रहा है तब ना वो मोशन में आ रहा है। एक सरफेस से जब वो दूसरा सरफेस पे मोशन कर रहा है तो वहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बट वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है। तो क्या रोलिंग फ्रिक्शन का मेरे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? जो जो मैंने एग्जाम्पल दिया बेहतरीन लेवल से, देसी एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है, और देसी बेसिक दोनों, बेसिक और देसी दोनों आपका ये एग्जाम्पल है। मैंने हर एंगल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस भाषा में आपको समझ में आ जाए वही फिजिक्स है, और फिजिक्स का कोई डिफिनेशन नहीं होता है। जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए बस आपका टॉपिक क्लियर हो गया, क्योंकि हमें कोई ज़्यादा आईएएस मतलब इससे सीबीएसई लेवल का नहीं पढ़ना है कि पूरा डिफिनेशन हम याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ टॉपिक को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और उससे क्वेश्चन का कंटेंट फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, और हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बस ये नहीं कि पूरा डिफिनेशन को रट रहे हैं एक एक लाइन, उसके थ्योरम को, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम डिफेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, कोस्ट गार्ड। तो वहाँ पे हमारे टॉपिक पे पकड़ होना चाहिए, और पीवाईक्यू में उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर पकड़ रहना चाहिए, तभी हमारा सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या अब हम रोलिंग फ्रिक्शन का डिफिनेशन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? क्या आप कैपेबल हैं? रोलिंग फ्रिक्शन समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करें। यू विल हैव 10 सेकेंड टू रिकॉल ऑल द टॉपिक। तो मैं इसका डिफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। डिफिनेशन क्या बोलूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखने जा रहा हूँ। मैं डिफिनेशन लिखता नहीं हूँ, क्योंकि देखते हैं मैं अपना लैंग्वेज देता हूँ, बुक इस भाषा। मैं आज तक बुक को प्रीफर ही नहीं किया हूँ किसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए। मैंने जो अपने से जो पढ़ के जो सिलेक्शन दिया है वही आपको, बस जो नॉलेज है बस वही अपने छोटे भाइयों को मैं दे रहा हूँ। कहीं मैं बुक से प्रीफर नहीं लेता हूँ स्टूडेंट्स। हाँ, कभी क्वेश्चन देखने का आता है तो कभी अपना पीवाईक्यू, अपना एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है वो क्वेश्चन दे देता हूँ। कभी कभी जो है किसी ऑथराइज बुक का मैं देखकर आपको क्वेश्चन मतलब देता हूँ। वैसे कंटेंट जो है ये मेरा फुल ओरिजिनल कंटेंट है, मतलब इसी कंटेंट के लेवल से मैंने अपना सिलेक्शन दिया था अपने एयरफोर्स या नेवी एनडीए एग्जाम में, तो वही आपको मैं कंटेंट देता हूँ, अपना ओन मतलब बेसिक कंटेंट है। ठीक है, बेसिक बट फुल डेडिकेटेड कंटेंट है टू योर डिफेंस एग्जाम 100%। ये जो कंटेंट है बहुत मेहनत का कंटेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, काफ़ी मुझे एक टॉपिक पढ़ाने के लिए काफ़ी कंटेंट को रेडी करना पड़ता है। हर टॉपिक को सिस्टमेटिक वे में मैं अरेंज करता हूँ कि किस लेवल से मैं कंटेंट दूँ कि मेरे सोल्जर्स को समझ में आए, और एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से मैं लिंक करके चलता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। तो रोलिंग फ्रिक्शन का डिफिनेशन लिखिए, द ऑपोजिशन फोर्स came in nature when one object roll from
वन सरफेस टू अदर, जब एक सरफेस, ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑब्जेक्ट में बी स्पेयर कॉमा रिंग और व्हील, कोई भी आपका इस समय से हो सकता है ऑब्जेक्ट, यही ना आपका आपका रोल करेगा, है कि नहीं? थोड़े के बिना अब तो जो आपके इन्वर्टर हैं, इन्वर्टर के भी जो स्टैंड होते हैं उनके नीचे भी क्या है, पहिए लगे रहते हैं। काफ़ी आसानी से उस स्टैंड को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं। इन्वर्टर, अरे सबके घर पे आज इन्वर्टर होंगे आजकल, तो इन्वर्टर को भी हम लोग कहते हैं कि इन्वर्टर स्टैंड पे, उस इन्वर्टर स्टैंड के अंदर गैप रहता है जिसके अंदर हम लोग बैटरी रखते हैं और उसके ऊपर क्या रहता है आपका हमारा जो रहता है इन्वर्टर रखा रहता है, ठीक है। तो हम लोग उस स्टैंड को एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे आसानी से ले जा सकते हैं क्योंकि उसके नीचे पहिए लगे रहते हैं और जब वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जब वो मोशन करके जाता है तो वो रोल करके जाता है। क्यों रोल करता है? रोल करके जाता है क्योंकि स्टैंड के नीचे आपका पहिया लगा हुआ है और जिसको आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। समझिए उसके नीचे बैटरी रखा हुआ है, ऊपर इन्वर्टर रखा हुआ है, कितना हेवी मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर पहिया नहीं लगा रहता समझिए कितना हमें इस पर फोर्स लगाना पड़ता है। स्लाइडिंग व्लाइडिंग सब कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, घसीट कर इसको ले जाते हैं, फिर 10-12 आदमी को उठा कर ले आना पड़ता है। चलो भाई तुम उधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, तब जाके इन्वर्टर स्टैंड को एक जगह से दूसरा जगह ले जाते हैं। तो काफ़ी मतलब जो है यहाँ हर जगह मेरे भाई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज आता है, ठीक है। बट हमें उसको लिंक करके करने की जरूरत है। हमारा जो घर है वही पूरा साइंस है, बट हर चीज़ को बारीकी से हमें देखना चाहिए। बल्ब है, पंखा है, सारा चीज़ भाई एक दूसरे से लिंक है। हमारे घर में जितना सामान है वो सब को अगर देखा जाए तो हर जगह फिजिक्स का कॉन्सेप्ट रोल देखने को मिलता है क्योंकि फिजिक्स आपका राजा माना जाता है हर सब्जेक्ट का। जिस बच्चे का फिजिक्स स्ट्रांग रहता है उसका मैथ भी स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या मेरे भाई समझ में आया कि नहीं? और ये एक बात मैं बता दूं, अब वो समय आ गया कि मैं बता दूं कि रोलिंग फ्रिक्शन का जो इंटेंसिटी होता है वो स्लाइडिंग से भी कम रहता है। जी हाँ, क्योंकि आपका एक ऑब्जेक्ट रोल करके एक सरफेस पे दूसरे सरफेस पे जा रहा है कि नहीं? स्लाइडिंग में तो हम लोग घसीट कर ले जा रहे हैं, तो जितना उसको स्लाइड करके ले जा रहे हैं उतना ही हम लोग उसको फोर्स ऑफर कर रहे हैं, जिस वजह से उतना ही वो मोशन को रेसिस्ट कर रहा है। बट यहाँ पे तो आपका ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, तो दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ कि रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब कहीं ना कहीं स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स का जो ओपोजिशन है वो ज्यादा होता है रोलिंग से। ये आप समझ भी गए। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं अदर सेंस में कि म्यू आर लेस देन म्यू एस एल। अगर रोलिंग फ्रिक्शन का ओपोजिशन कम है स्लाइडिंग से तो डेट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है वो भी कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। बट एक चीज मैं बता दूं, आप अभी तक जितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़े, स्टैटिक, स्लाइडिंग, क्लाइडिंग, काइनेटिक जो भी पढ़े, बट रोलिंग में काफी चेंज है। क्यों चेंज है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वो स्टैटिक हो या काइनेटिक हो उसका यूनिट ना होता है ना ही डायमेंशन, बट इसका यूनिट पढ़ेंगे मीटर होता है। क्यों होता है अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आइए बेहतरीन लेवल से कॉन्सेप्ट को फोड़ते हैं। अब हमारा टॉपिक ही अब डाल दीजिए कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन क्या सूरज यहाँ तक किसी तरह का क्यूरी है तो आप मुझसे प्लीज पूछ लीजिए। बेहतरीन लेवल से आज हमारा क्लास चल रहा है, बेहतरीन लेवल से। क्या आपको मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं एक बार कमेंट कीजिए। क्या यहाँ तक किसी तरह का क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं।
तो आइए फटाफट लिखा जाए कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। जैसा कि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपका कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग हो या फ्रिक्शनल फोर्स है या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो भी है वो यूनिटलेस और डायमेंशनल लेस होता है। यस या नो मुझे बताइए। आप बोलोगे बिल्कुल सर। और फिर हम लोग एक और चीज पढ़ते आ रहे हैं कि वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो, वो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का। जितना ही ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उतना ही आप देख रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, उसी इंटेंसिटी के साथ वो मोशन को ओपोज कर रहा है। बट यहाँ पे क्या चेंज आएगा कि जो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स है मेरे भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इनटू रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। वाह वाह। जो आपका रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चीज के, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, एक उस ऑब्जेक्ट का त्रिज्या रेडियस से। सॉरी। जो आपका रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, और एक और जुड़ गया ऐड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस ऑब्जेक्ट के रेडियस से। जी हाँ, मतलब जैसे व्हील है, अगर जो इन्वर्टर का स्टैंड है उसके नीचे तो छोटा ही पहिया लगा हुआ है, तो छोटा पहिया लगा है मतलब उसका रेडियस भी छोटा होगा, तो दैट मीन्स छोटा रेडियस है तो वहां पे जो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम लगेगा। अगर कोई बड़ा मशीन चीज है, मशीनरी चीज है, उसके नीचे अगर बड़ा बड़ा व्हील का लगा दे, मतलब बड़े बड़े रेडियस का व्हील लगा दे, तो वहां पे रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स का इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा। मतलब उस ऑब्जेक्ट के नॉर्मल फोर्स पे तो डिपेंड करेगा बट रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, मेन इस पर ज्यादा डिपेंड करेगा। उस ऑब्जेक्ट का रेडियस क्या है जो हम लोग ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, आपका स्पेयर है या व्हील है, जो भी ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, अगर आपका व्हील पहिया छोटा है तो उसका रेडियस भी छोटा है। अगर कोई मशीन है उसके नीचे अगर बड़ा टायर लगा दे, बड़ा आपको अगर व्हील लगा दे, बड़ा पहिया लगा दे, तो उसका ऑब्वियसली सी बात है रेडियस ज्यादा है, तो उस केस में रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा कि नहीं, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए। सॉरी। तो क्या यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल फोर्स पे और साथ में ऑब्जेक्ट के रेडियस पे भी डिपेंड करता है। जैसा कि आपने देखा, जैसा आपके घर में कूलर तो जरूर होंगे, आजकल तो ऐसा कूलर जो आ रहा है उसके नीचे सिम्फनी का, उसके नीचे भी व्हील लगे रहते हैं कि नहीं। आप अपने घर में गर्मी में कूलर चलाते हो, तो ठंडा का मौसम आ गया तो कूलर के नीचे भी व्हील लगे रहते हैं, जिसको हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपका ऑब्जेक्ट है जो नीचे व्हील लगा हुआ है वो आसानी से एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जा रहा है रोल करके, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स उतना अमाउंट में नहीं लग रहा है। और एक और बात है कि वहां पे जो ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है, कूलर के नीचे जो व्हील लगे हुए हैं पहिया, वो तो छोटा ही पहिया लगे हुए, थोड़े कितना बड़ा पहिया लगा दिए हैं, छोटा पहिया लगाए हैं तो उसका रेडियस भी कम होगा, जिस वजह से रोलिंग फ्रिक्शनल का फोर्स का वैल्यू कम होगा। बट वही आपका कोई बड़ा मशीनरी चीज है, उसके नीचे बड़ा कोई टायर फिक्स कर दे, टायर या पहिया व्हील, तो वहां पे आपका ऑब्जेक्ट का रेडियस बढ़ जाएगा, तो वहां पे आपका रिएक्शन फोर्स भी, फ्रिक्शनल फोर्स भी रोलिंग का बढ़ जाएगा इस रिलेशन के अनुसार। अब बिल्कुल बढ़ ही जाना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट का रेडियस बढ़ गया तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिस वजह से आपका रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो क्या ये समझ में आया कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं कि एफ आर इज इक्वल टू, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो इसके जगह पे आएगा म्यू आर। आर क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन इनटू
एन इंटू आर, ये रिलेशन आया कि नहीं, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू आर, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पे आया। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये आपका रेडियस। म्यू आर को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, म्यू आर इक्वल टू रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स बाई नॉर्मल फोर्स इनटू रेडियस। आप बोलोगे बिल्कुल सर, फ्रिक्शनल फोर्स का यूनिट क्या होता है, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स है यूनिट न्यूटन होगा, नॉर्मल का भी न्यूटन, रेडियस का आपका मीटर। तो म्यू आर का जो यूनिट हो गया वो आपका क्या हो गया, 1/मीटर हो गया, दैट इज मीटर का पावर -1। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप देख लीजिए, समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट, देख लीजिए। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो अभी तक आपने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक हो, उस केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू यूनिट नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे रेडियस का ऑब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि रेडियस जो है त्रिज्या, उसका भी यूनिट मीटर में ही हम लोग मेजर करेंगे एसआई यूनिट का अगर देखा जाए, तो इसीलिए यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट का यूनिट होता है, क्या होता है, 1/मीटर। ऊपर लिखिएगा तो मीटर के पावर -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये एक न्यू कॉन्सेप्ट आप सीखे कि नहीं इस रोलिंग फ्रिक्शन से, मुझे बताइए। क्या यहाँ तक किसी तरह का क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाए, सीक्वेंस। इसका इफेक्ट ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट पर जब फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, जब उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो किसका फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ज्यादा है, आइए वो भी आप एग्जाम में आता है वो डिस्कस कर लिया जाए। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, पहला आपका आता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। फिर आता है आपका काइनेटिक, फिर आपका स्लाइडिंग, फिर आपका आता है रोलिंग। ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आया हुआ पीवाईक्यू है, दो कितने बार आ गया मुझे याद भी नहीं, इतने बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये अभी भी आने का मोस्ट चांस देता है। किसका फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता है फ्रिक्शनल फोर्स का, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी में होता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तब जाके काइनेटिक आता है, फिर काइनेटिक से भी कम होता है आपका स्लाइडिंग। ये एक्चुअली तो काइनेटिक का ही ना टाइप है, स्लाइडिंग और रोलिंग। तो काइनेटिक टॉप में आएगा, फिर स्लाइडिंग और फिर आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा, इसको अदर भाषा में लिख भी सकते हैं, म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के ग्रेटर देन म्यू, यहाँ पे म्यूएल, यहाँ पे म्यू स्लाइडिंग लिख दीजिए, ग्रेटर देन म्यू रोलिंग, क्योंकि जो आपके फ्रिक्शनल फोर्स है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या ये टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं मुझे बताइए। अब आइए हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया जाए आज की क्लास का, जो कि है ग्राफ। फ्रिक्शनल और फोर्स अप्लाई के बीच में, आइए उसको भी क्लियर कर लिया जाए। क्या यहाँ तक मैं आराम से चला हूँ सुलझस, आराम से इस क्लास को, आज की क्लास को मैं पढ़ाया हूँ आपके साथ। अब आइए बेहतरीन लेवल से लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, आपके एग्जाम में आता है ग्राफ से भी क्वेश्चन, ग्राफ बिटवीन फोर्स अप्लाई एंड फ्रिक्शन। आइए उस ग्राफ से भी हम टाइप ऑफ फ्रिक्शन को समझें, क्योंकि आज हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कल हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फ्रिक्शन का, अगर आपका सपोर्ट रहा तो कल चैप्टर को द एंड भी कर देंगे। आइए क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफ बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड फ्रिक्शन। ग्राफ आपका वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे आप मान चलिए कि फोर्स अप्लाई है, इधर आपका फ्रिक्शनल है, ठीक है, वाई एक्सिस में फ्रिक्शन का वैल्यू रखे हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई है। मान चलिए वही कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, मतलब यहाँ 0 है,
1 2 3 4 न्यूटन, इधर भी 1 2, इधर मान के चलिए और भी है 5 6, इधर 3 4, ठीक है। हम लोग 1 न्यूटन उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए, बोतल का ही एग्जाम्पल लेके चलिए जो कल मैंने बताया था, जिसको ग्राफ समझ दिया जाए। 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसने 1 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, 2 लगाए तो 2 लगाया, 3 लगाए तो 3 लगाए, 4 लगाया तो 4 लगाए। तो देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही अमाउंट में फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, मोशन अपोज कर रहा है। तो इसका तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, ये आएगा कि नहीं। बट जैसे ही आपने 4 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाया तो आप उस स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को आप उसके मैक्सिमम वैल्यू तक आप पहुंच गए। अगर आप 4 न्यूटन से ज्यादा बल लगाइएगा तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। फिर जब मोशन में आया तो फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होता है, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, फिर स्लाइडिंग लगेगा, फिर रोलिंग लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट रोल करेगा तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। दैट मीन्स शॉर्ट भाषा में समझे जाए तो अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो अब उसका फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या है, धीरे धीरे घटेगा ही, क्योंकि आपका जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना अमाउंट में नहीं लगता है जितना स्टैटिक में लगता है, जितना ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू भी जो है कम होते जाता है, उसका घटते जाता है वैल्यू, ठीक है। तो ये ग्राफ है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट जिसको बोल दिया जाए लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपका हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो स्ट्रेट लाइन है जहां तक, इसको बोल दिया जाए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और जैसे आप इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस किए, जिसको हम लोग बोल दिए लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इसके बाद देख रहे हैं ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, जिसको मैंने नाम दे दिया काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसी तरह से आपका टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो है मेरे सोल्जर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास हमने बेहतरीन लेवल से अपने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है सोल्जर्स, ठीक है। तो किसी तरह का क्यूरी होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और इस क्लास को रिवाइज करके ये ग्राफ भी मेरे सोल्जर्स से पूरा टॉपिक का निचोड़ माना जाता है, ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है किसी टॉपिक को समझने के लिए। तो मैंने ग्राफ से भी आपको हर कैटेगरी वाइज में समझाने की कोशिश किया हूँ। ये ग्राफ से क्वेश्चन भी आपके आते हैं एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस पे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस पे भी आते हैं। तो आप प्लीज इस क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, क्यूरी हो पूछेगा, कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा क्लास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय, जय हिंद माय वॉरियर।